बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत अनप्रेडिक्टेबल होने के साथ साथ हंगामा खेज भी होती चली जा रही है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जिस अंदाज में एक वजीर आला, फिर दूसरा वजीर आला, फिर वापस वही वजीर आला, और फिर यही ख्याल किया जा रहा था कि पंजाब असम्बली की तहलील नहीं हो सकेगी। दिलचस्प बात यह है कि जो वजीर आला हैं परवेज़ इलाही साहब, उन पर भी लोगों को यकीन नहीं था। PDM भी ये कहती रही कि परवेज़ इलाही साहब कभी भी असम्बली तहलील नहीं करेंगे क्योंकि उनकी हुकूमत है। PTI के दिमाग में भी यही होगा कि उनकी प्रोटेक्शन है। ये बातें हो रही थी। साथ ही साथ ये दावा था PDM का कि इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। जो कुछ मर्जी दावे किए जाते रहे, लेकिन उसके बावजूद असम्बली तहलील हुई। और गवर्नर साहब के हवाले से भी यही खबरें कि थोड़ी देर में शायद, कहीं हम ये सुन रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, कहीं कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर में दस्तखत हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल PMLN ने यह तय जरूर कर लिया है कि अब दोबारा इलेक्शन कराने में कोई रुकावट वहां पर नहीं होगी। जहां जहां असेंबली तहलील होगी वो कहते हैं कि वहां वहां दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। ऑब्वियसली आम इंतखाबात होंगे। और साथ ही साथ जैसे आप अभी सुन रहे थे महमूद खान साहब को, जो कि वजीर आला हैं KPK के, उन्होंने कहा कि आज ये मेरा बतौर वजीर आला आखिरी खिताब है और जैसे ही इमरान खान साहब का हुक्म होगा तो मैं भी असम्बली तहलील करने की समरी भिजवा दूंगा। अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब बात कर रहे थे और कह रहे थे कि एक हफ्ते के अंदर KPK असम्बली भी तहलील हो जाएगी। ऑब्वियसली ये जो कुछ भी पंजाब में हुआ है, ये PDM के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लिए एक सियासी शिकस्त तो है। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि तमाम उनकी जो क़यादत है वो सर जोड़ कर बैठी है कि किस तरीके से अब इलेक्शंस में जाना है, उम्मीदवार कौन होंगे, किस तरीके से कमेटियां बनाई जाएंगी जो ये डिसीजन लेंगी। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये खबरें पहले आ रही थी कि वो वतन वापस आएंगे। फिर आज शाम हमने सुना कि उनकी वापसी तो बहरहाल डिले है उसके अंदर, लेकिन मरियम साहिबा और हमजा साहब जो हैं वो जरूर वापस आएंगे और पंजाब के इलेक्शन के लिए भरपूर इंतखाबी कैंपेन करेंगे। थोड़ी देर पहले फिर से ये बात की गई, कल भी हम सुन रहे थे, लेकिन आज फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि सदर साहब को वो कहेंगे कि वो वजीर आजम को कहें कि एतमाद का वोट लें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन है कि कहीं ना कहीं MQM भी उनके साथ आएगी, MQM भी वफाकी हुकूमत छोड़ देगी। क्योंकि कल जो सिंध में बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, MQM के उस पर तहफुजात हैं, वो चाहते थे कि ताखीर हो और हमेशा की तरह उनके लोगों ने एक बार फिर से इस्तीफे जो है वो अपनी क़यादत को जमा करा दिए। तो खान साहब को MQM से भी उम्मीद है। और साथ ही साथ PTI का आज ये दावा भी सामने आया है कि 5 नून लीगी MNAs जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं। अब ये जिन 5 लोगों का जिक्र हो रहा है, इसमें 4 सेंट्रल पंजाब और 1 जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक बताया जाता है। थोड़ी देर पहले वजीर आजम साहब की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है उसमें यह बहरहाल कहा गया कि कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और हम इमरान खान के हाथों ब्लैक मेल नहीं होंगे। सो ये पाकिस्तान की इस वक्त सियासत चल रही है। आने वाले दिनों में क्या होगा और जो कुछ अभी हुआ है उससे किसको फ़ायदा और किसको नुकसान हुआ है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में अली नवाज अवान साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ लाहौर में अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंटीरियर एंड लॉ। आपका भी बहुत शुक्रिया तारड़ साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पहले तो अताउल्लाह तारड़ साहब ये फरमाइए कि ये जो कुछ हुआ है और जिस अंदाज में हुआ है पंजाब में, आप लोगों ने अब क्या डिसीजन लिया है? आप भी उस मीटिंग में भी मौजूद थे थोड़ी देर पहले जो लाहौर में हुई है। नवाज शरीफ साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ खबरें पहुंच रही हैं। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि पंजाब हो या KPK हो, जहां पर भी असम्बली तहलील होगी वहां पे आप लोग इलेक्शन कराएंगे और भरपूर हिस्सा लेंगे? बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। देखिए, बिल्कुल ये फैसला कर लिया गया है कि असेंबलियों की तहलील को नहीं रोकना, और अगर रोकना होता तो एतमाद के वोट के फौरन बाद तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी जाती। और परवेज़ इलाही साहब का राब्ता भी हमारे से था। परवेज़ इलाही साहब ने मुतअद्दिद बार ये पैगामात भिजवाए कि मैं सिस्टम को खींचना चाहता हूँ 2-3 महीने, तो आप तहरीक अदम एतमाद जमा करा दें। अच्छा। उस पर फिर हमने उनको नफ़ी में जवाब दिया कि हम ये काम नहीं करना चाहते, और अब अगर असेंबलियां तहलील होती हैं तो हो जाएं, क्योंकि हमारी पार्टी में भी 2 तरह की आरा पाई जाती थी। जब ये तहरीक अदम एतमाद और एतमाद के वोट वाला मामला चला तो पार्टी में एक बहुत बड़ी राय ये भी थी
कि ये असेंबलियां तहलील करने दी जाएं, क्योंकि परवेज इलाही साहब अरबों रुपए के फंड्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दे रहे थे, नौकरियां दे रहे थे, पोस्टिंग ट्रांसफर कर रहे थे, तो अपने उम्मीदवारों को मजबूत कर रहे थे। तो ये एक पार्टी का फैक्शन ये भी कहता था कि इनको असेंबलियां तोड़ने दी जाएं, मगर हम जमहूरी सोच के लोग हैं, हमने एफर्ट पूरी की, हमने कोशिश की कि असेंबलियों की तहलील ना हो और आखिरी हद तक गए इसको रोकने के लिए। हम पुरुमीद भी थे, पुरएतमाद भी थे कि ये तहलील रुक जाएगी। बहरहाल वो ना रुकी, तो अब फैसला ये किया गया है कि इसमें किसी किस्म का रखना ना डाला जाए। आज रात को इन एनी केस जो भी गवर्नर डिसीजन देते हैं, वो दावे ऑब्वियसली होते रहे थे कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। आई एम श्योर आपकी नजर से भी गुजरी होंगी, सोशल मीडिया का दौर है, बड़ी मीम्स भी आपके हवाले से, राना साहब के हवाले से भी बनती रही। बट क्वेश्चन इज कि परवेज इलाही साहब के हवाले से जो आपने कहा कि 2-3 महीने डिले वो खुद करना चाहते थे, और मीडिया में भी बहुत सारे लोगों का ख्याल था, स्पेशली उनके अपने सोर्सेज ये कहते थे कि परवेज इलाही साहब इस हक में नहीं हैं कि असम्बली तहलील हो, डेवलपमेंट फंड्स हैं, दीगर मामलात हैं, जो भी है। बट हुआ क्या अताउल्लाह तारड़ साहब, आपकी नजर में यकायक परवेज इलाही साहब को दस्तखत फिर क्यों करने पड़ गए? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल हमने दावे भी किए, और जिस तरह मैंने कहा हम पुरएतमाद भी थे, पुरुमीद भी थे। मैंने तो 188 के नंबर पे चैलेंज भी कर दिया था। इन्होंने बड़ी मुश्किल जिस तरह ये लोगों को लाया और एग्जैक्ट 186 का इन्होंने फिगर पूरा किया, वो बिल्कुल उनको क्रेडिट जाता है इस बात का कि उन्होंने वो नंबर पूरा किया 186 का, और उसमें लोगों को इन्होंने यकीन दिलाया कि असेंबली तहलील नहीं होगी। मगर ऑब्वियसली इमरान खान साहब की अगर परवेज इलाही साहब बात ना मानते और असेंबलियां तहलील ना करते, और उस वक्त इमरान खान साहब के लोग इस्तीफे दे जाते, तो परवेज इलाही साहब दोबारा वज़ीर आला नहीं बन सकते थे, और हमारी तरफ से भी उनको वजारत आला की पेशकश तो थी नहीं। तो इसलिए उन्होंने आफियत इसी में जानी कि वो असेंबलियों की तहलील के नोटिफिकेशन पे दस्तखत कर दें। और देखिए, अब आगे इंतखाबात का मरला है, उसके लिए हम पूरी तरह मुतहरिक हैं, हमारी पूरी तैयारी है, और पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिए जाएंगे, मुनासिब उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, और पार्टी को मजीद मुनज़्ज़म और फाल करके मुकम्मल तौर पे इलेक्शन में उतरा जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अली नवाज जमान साहब, वो तो उनका अपना डिसीजन आ गया कि पंजाब में भी और फिर केपीके में भी जहां जहां आप लोग असम्बली तहलील करेंगे वहां इलेक्शन कराएंगे, और भरपूर हम कह रहे हैं कि जी कंटेस्ट भी करेंगे। अब केपीके के हवाले से आज खान साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। ये विफाक वाला क्या मामला है? ये कौन से 5 लीगी एमएनएस का आप लोग दावा कर रहे हैं कि आपके साथ आ गए हैं, और एमक्यूएम ने भी क्या ऐसे कोई इशारे दिए? आजकल आप बात कर रही थी, आजकल जो अगर नून लीग की सियासत पे अगर आपने कोई बात करनी हो, तो पंजाबी का एक मुहावरा है कि वो कहते हैं 100 छितर भी खा ले तो 100 प्याज भी खा ले। मतलब आप ये देखें कि क्या करते आ रहे हैं इन 8.5 महीने में। हमने कहा हम असेंबली से रिज़ाइन कर देंगे, आप शर्त लगा लें जी असेंबलियों से रिज़ाइन नहीं करेंगे, ये कभी असेंबलियाँ नहीं छोड़ेंगे। हमने असेंबलियाँ छोड़ दी, फिर हमने कहा कि हम अपनी असेंबलियाँ तोड़ देंगे दोनों। इन्होंने कहा नहीं तोड़ेंगे, जैसे तोड़ेंगे हम उस पर इधर इलेक्शन करा देंगे। उसके बाद जब हमने ऐलान किया तो उसके बाद जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले आए। वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में बड़े बड़े नारे, जैसे आपने बताया भी, इनके बड़े उन्होंने दावे किए कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास जियो फेंसिंग मौजूद है, मेरी लोकेशंस मौजूद है मेरे पास। दहशतगर्दों की तो नहीं है मौजूद, वो हर जगह धमाके कर रहे हैं, हर जगह पुलिस वालों को मार रहे हैं, हर जगह पाकिस्तान की अफवाज को निशाना बना रहे हैं। पर पाकिस्तान के MPs MNAs की जियो फेंसिंग भी इनके पास मौजूद है, पाकिस्तान के MPs MNAs के लोकेशंस भी इनके पास मौजूद है। खैर इनकी लीडर भी यही कहती हैं। तो आप मुझे बताइएगा, अब यार कम हो चुका हुआ है, और इमरान खान, इनको समझ आनी चाहिए कि इमरान खान रवायती सियासत नहीं करता। अच्छा। और जब नया दावा जो इनका कर दिया, क्योंकि हर चीज़ में से अब कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। हमारे बहुत सारे माशाल्लाह सहाफ़ी भी, जिनका पहले सोर्स होता था वो रिसोर्स बन गया हुआ है, और ऐसी ऐसी ट्वीट्स करते हैं, ऐसी ऐसी बात करते हैं कि 171 का नंबर हो गया, कभी वो मज़हब के नाम पर शुरू हो जाते हैं, जो इनको कहा जाता है वो पूरा एक ग्रुप है उस बात पर बयानियाँ बनाना शुरू कर देता है। अब इंशाल्लाह ताला ये चीज़ यहाँ रुकेगी नहीं, और ये चीज़ अभी केपी में मेरे ख्याल 3-4 दिन के अंदर केपी डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद सिंध असेंबली है, उसके बाद बलूचिस्तान असेंबली, उसके बाद नेशनल असेंबली में जो वो हमारी शक्लें देख के और हमारे इस्तीफे अप्रूव करना चाहते हैं। अगर ये चीजें पहले ही आप कर देते, और ये तरीके में जो बात की है ना, मेरे ख्याल है ये दोबारा इसके ऊपर भी एक बैट लगा लें कि
परवेज अलाई साहब इनके साथ राब्ते में थे, तहरीक एतमाद ये पहले जमा करा चुके हुए थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से भी पहले, और जाके उन्होंने वापस ली थी पंजाब असेंबली से। उनके उम्मीदवार भी तो थे ना परवेज इलाही जो भी थे, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपने जमा कराई पंजाब असेंबली में जाकर, और उससे फिर वापस ली उन्होंने सरेआम बात की है कि वो इस हक में नहीं थे, लेकिन ओवैसी खान साहब ने कह दिया था, तो फिर वो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, फर्क थी, डेवलपमेंट फंड इनसे अलग होना चाहिए। वो इनके साथ अलायंस के अंदर हम देख रहे थे, आई थिंक आज की तारीख में उनके कैबिनेट के कुछ डिसीजंस जो है वो जल्दी में हल्कों के लिए लिए गए हैं। बिल्कुल लिए गए होंगे, जब आप जा रहे होते हैं हमें बहुत सारे फैसले करने होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक दूसरी पार्टी हमारे साथ अलायंस के अंदर है, उनकी अपने डिसीजन, आप उससे अंदाजा लगा लें कि हम समझते हैं कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है इसके पीछे बाजवा साहब थे। अच्छा। और पूरी तरह एस्टैब्लिशमेंट उसके अंदर मुतहरिक थी। परवेज अली समझते हैं कि नहीं थी उसके अंदर। शेख रशीद ये कहते हैं कि बाजवा ने उनको कहा था कि आप तहरीक इंसाफ छोड़ दो, और परवेज अली साहब कहते हैं कि बाजवा ने कहा था आप तहरीक इंसाफ के पास चले जाओ। देखिए ना, ये हर कोई, वो भी अलायंस के अंदर है, वो भी अलायंस के अंदर, हमारा एक अपना मौकफ है, उनका अपना मौकफ है, पर हम ये समझते हैं कि जब पार्टी डिसीजन हो जाता है और उसके ऊपर हमेशा परवेज अली साहब हमारे साथ खड़े रहे और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला खड़े रहेंगे। ठीक है, अभी इस पे भी बात चल रही है कि सीट एडजस्टमेंट क्या होती है, वाकई देखिए 2-3 ऑप्शंस हैं, 2-3 ऑप्शंस। कैसे टेंशन देंगे अब मजीद आप अली नवाज अमान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह के सदर साहब से? देखिए बहुत सारी चीजें, अब देखिए पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान में जो बयानिया है वो सिर्फ इमरान खान का है। जिस तरह इमरान खान उसकी सिमत करता है उस तरह पाकिस्तान की सियासत चलती है, उस तरह पाकिस्तान की आवाम उसकी तरफ रुख कर लेती है। तो इनके पास रह क्या गया? देखें, हमने अभी सही तरह अनाउंस भी नहीं किया। अभी हमने ये कहा है कि हम आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, और आपने देखा उन्होंने नेशनल असेंबली का इजलास बुला लिया, और नेशनल असेंबली के इजलास सारे, और कराची के अंदर जो एमक्यूएम कह रही है कि हम आपसे अलहदा होना चाहते हैं, उसके बाद इनके लोग, मैं ये तो 5 MNAs की बात हो रही है, आप मुझसे पहले भी ये बात कर रही थी, बट एमक्यूएम पे अब आपको यकीन है जो आप पहले छोड़ के जा चुके करेंगे जो करेंगे। देखिए वो उनका जो अगर माजी देखा जाए, और देखें हम जो ये बात करते हैं वो क्या अपनी मर्जी के साथ उनके साथ अटैच नहीं, तो एक फोन कॉल की मार है, वो एक फोन कॉल पे टूट जाते हैं। आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि फिर से उनको फोन आना शुरू हो गए कि अब आपकी तरफ आ जाएं? नहीं, उनको हमारे लिए फोन नहीं आ रहे, उनको वो आजकल किसी और फोन का इंतजार कर रहे हैं। साहब ऐसा तो नहीं है फोनों का सिलसिला फिर शुरू हो गया? वो कह रहे हैं कि उनका एमक्यूएम का रुख आपकी तरफ मोड़ा गया था, ऐसा तो नहीं वापस इनकी तरफ मोड़ा जा रहा है, और वो असेंबलियों से भी अब बाहर आने की बातें हो रही हैं, पीटीआई ने भी बड़ी उन पे नजरें लगाई हुई हैं, आपके 5 MNAs तोड़ने का भी दावा है। बाजवा साहब पे आऊं, देखिए बाजवा साहब की शान में असमीन जमान के कलाबे तो इन्होंने मिलाए, और बाजवा साहब के हवाले से किसी इनके एक रहनुमा ने कहा कि अब वो कौम के बाप हैं, और उनको बतौर एक जमहूरी सिपाही सालार इमरान खान साहब के 100 इंटरव्यूज मौजूद हैं। अब देखिए प्रॉब्लम पॉलिटिकल तब आया कि जब जहांगीर तरीन को और अलीम खान को पार्टी से बेदखल किया गया, उनकी बेटियों तक पे पर्चे कराए गए। तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट तो पार्टी में यही 2 लोग करते थे ना, पूरा साउथ पंजाब का महाज संभाला हुआ था जहांगीर तरीन साहब ने, लोगों को पार्टी में शामिल भी वो कराते थे, सेंट्रल पंजाब संभाला हुआ था अलीम खान साहब ने। अब पॉलिटिकल मैनेजमेंट के फेलियर को बाजवा साहब पे तो मत डाले ना, आपसे तो बजट के वोट पूरे नहीं होते थे, बजट के दौरान मिनते तरले ये बाजवा साहब से करवाते थे कि जी नंबर पूरे करवा दें, हमारे लोग असेंबली नहीं आ रहे वोट डालने के लिए। तो जब आपको बुरी आदतें डली होंगी, वो न्यूट्रल जैसे ही हुए, आपका पूरा सिस्टम लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स फॉल कर गया। और जहां तक शहबाज शरीफ साहब को टेंशन देने की बात है, आपने सजाए मौत की चक्की में बंद किया, बख्तरबंद में आप लाते रहे, जेल में आपने क्या क्या नहीं किया, तो उससे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चैन की नींद सोते थे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे इमरान खान साहब हमारे असाब पे सवार हैं कि हमें कोई टेंशन है। बात यह है कि पिछले 6 माह की गवर्नेंस पंजाब की मोनिस इलाही साहब ने और परवेज इलाही साहब ने यहाँ पे जो करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए हैं, वो लाहौर का मास्टर प्लान हो, वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो, वो ठेकों के दर कमीशन हो, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि इन्होंने इतनी करप्शन की है कि हमारी साख मुतासर हो रही है, और अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू कर जाती, इसका सबसे बड़ा नुकसान तहरीक इंसाफ को होना था। तो ये तो शुक्र इन्होंने भी किया, हमने भी किया कि पंजाब की जान छूटी परवेज इलाही से, कि जिन्होंने यहां पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए थे। देखें ये पंजाब की सियासत जो है ये बहुत हद तक इलेक्टेबल्स की सियासत है। पंजाब की सियासत में बहुत सारे फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लीड उन्होंने ही करना है, ये बात बिल्कुल वाजे है, क्लियर है, इसमें कोई अभाम नहीं है।
तो हम नवाज तो अपने शरीफ साहब पार्लिमानी आएंगे बोर्ड पे वापस, आपको तश्कील दे लगता रहे है? हैं। क्योंकि हम कल ये सुन रहे थे कि शायद वो वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन आज ये खबरें आई कि पार्टी लीडरान ने उनको मना कर दिया कि अभी आप ना जाएं। नहीं, देखिए वो खबरें गलत चल रही थी, मैं उनकी तरदीद करता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने हर हाल में वापस आना है और इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को उन्होंने लीड करना है और बिल्कुल वो आएंगे। इस हवाले से हम बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट भी हैं और हमें इस पर यकीन भी है। तो बाकी मैदान है, उसमें मुकाबला होगा और अच्छा मुकाबला होगा। तो अब वो असेंबली की तहलील वाला मामला नाउ इट्स बिहाइंड अस, तो आगे अब इलेक्शन की तैयारी है और उसमें जो ज्यादा मुनासिब होगा और जिसकी मैसेजिंग ज्यादा स्ट्रांग, इलेक्शन की तैयारी है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके ऑब्वियसली जो विफाक के हवाले से बात हो रही है बार बार, इस पे भी जरा देखते हैं। एमक्यूएम के हवाले से जो मेहता तारड़ साहब से भी पहले पूछने की कोशिश कर रही थी और अली नवाज अवान साहब ने भी कहा कि उनको पहले फोन आते थे तो वहां चले गए, लेकिन अब क्या माजरा है? क्या वाकई पीटीआई को इस वक्त एमक्यूएम से या किसी और इनकी इत्तेहादी जमात से उम्मीदें हैं जिसके बाद वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शहबाज शरीफ साहब को, वजीर आजम साहब को कह रहे हैं कि सदर साहब को हम कहेंगे कि उनको कहा जाए? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी थोड़ी देर पहले ये दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से एक डिसीजन सामने आया है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी रहनुमाओं को ये हिदायत जारी कर दी हैं कि फौरी तौर पर पंजाब में इलेक्शंस की तैयारी करें। और अभी तारड़ साहब भी कह रहे थे कि हम अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखें और इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। मुझे बताइए अली अवान साहब, इलेक्शन कमीशन पे आपको ऑलरेडी ऑब्वियसली एतराज़ात हैं। कल जो सिंध का बल्दियाती इलेक्शन है उस पे इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि नहीं, हर सूरत होंगे, जबकि सिंध हुकूमत चाहती थी कि ना हो, तो आप लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन अब यहाँ पर असद उमर साहब कह रहे थे कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे, फिर यही इलेक्शन कमीशन करवाएगा भी इलेक्शन पंजाब में भी, केपीके में। तो आप लोगों को उस पर कोई एतराज नहीं होगा? आप नताइज तस्लीम करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं थोड़ा पहले एंड ऑल्सो पुरानी हल्का बंदियां और पुरानी मर्दमशुमारी पे होगा। हाँ, मैं पहले बात कर जो तारड़ बात कर रहा था जी, ये खान साहब सिर्फ इनके हवासों पे सवार नहीं है, इनके ख्वाबों में भी आते हैं इनको फेंटा लगाते हुए। पाकिस्तान में इशू क्या है सबसे बड़े इस वक्त? सादी इस वक्त इशू है मईशत का, आप डिफॉल्ट टेक्निकली कर चुके हुए हैं, और जो दोबारा इमर्ज हो रहा है टेररिज्म। 8.5 महीने में 300 से ज़्यादा एहलकार शहीद हो चुके हुए हैं। और आप देखें इनकी मौज, जो वज़ीरों की जो फ़ौज जफ़र मौज है, वो सुबह शुरू होती है 10 बजे और रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती क्या है? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान की फैमिली, इमरान खान, पंजाब गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट, ये करो वो। कहीं आपको इनकी सिमत नज़र आती है? इमरान खान से इनको इतना खौफ है, और होना भी चाहिए। अभी जो आप टिकट्स की बात कर रही हैं, दोबारा फैसले हुए हैं, ये फैसले तो आप देख रही हैं। 16 जुलाई से पहले भी ये फैसले आपको, 27 जुलाई से पहले भी ये फैसले आपको नजर आए, फिर 16 अक्टूबर से पहले भी आपको ये फैसले नजर आए। और आज ग्राउंड पे क्या है? मैं अगर नून लीग का वोटर हूं, मेरे सामने लीडरशिप कहाँ है? मैं अगर खड़ा होता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ, अगर लीडरशिप खड़ी हो, इनको चाहिए खंबे के ऊपर ना सिर्फ शेर का साइन लगा दें, वो खड़ा तो रहेगा, वो खड़ा तो रहेगा, वो तो सुनती जाया करे ना, वो खड़ा तो रहेगा। और क्या है? मरियम नहीं है, शहबाज शरीफ सॉरी नवाज शरीफ नहीं है, हमजा नहीं है। लीडरशिप देख क्यों रखी? तो इन्होंने फैमिली में बादशाहत है इनकी। और वर्कर जो आप एमएनए की भी बात कर रही हैं, देखिए वो बात ठीक कर रहा था कि पंजाब में बहुत सारे एरियाज में इलेक्टेबल्स काउंट करते हैं, और इलेक्टेबल्स देखते क्या है? इलेक्टेबल्स देखते हैं कि अगर मेरा 25, 30, 40 हजार वोट है, तो कौन सी पार्टी ऐसी है जिसका इतना ही वोट मिलाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा। तो आप ये समझती हैं, कह रहे हैं पंजाब में इलेक्टेबल्स को प्रेफरेंसेस होती हैं। प्रेफरेंस पंजाब की सियासत में बहुत जगह काउंट करता है, साउथ पंजाब में बहुत काउंट करता है। हमारे आने से बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, पर देयर आर सम एरियाज जहां भी काउंट करते हैं। बट आप मुझे बताएं कि इस टाइम के ऊपर कोई नून लीग का टिकट लेना चाहेगा? ओके, चलें। फर्स्ट प्रायोरिटी इस तहरीके इंसाफ, अच्छा, देन आप बाकी जमात नून लीग। आप मुझे बताएं कि जो इनके एमएनएज हैं, जो 1,000, 2,000, 3,000 सरगोदा पूरे के अंदर कोई 10,000 से जीता है, कोई 5,000 से जीता हुआ है, उन्हें तो अपनी मौत नजर आ रही है नून लीग का टिकट। और हम तो ये कह भी नहीं रहे कि हम उन लोगों को लेंगे, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि हम उनको टिकट देंगे, हम उनको ये भी नहीं कह रहे कि जरदारी काम आएगा, हम उनको ये फोन भी नहीं हो रहे उनको। पंजाब से बिल्कुल वाइप आउट तो नहीं कर सकते आपको मैं क्या कह रहा हूँ? पहले पीटीआई फिर पीएमएलएन पंजाब में मुकाबला होगा
तो आपको मैं अभी बता रहा हूँ वो तहरीक इंसाफ का होगा और नून लीग का होगा। चलें, ये पाकिस्तान की वाहिद जमात तहरीक इंसाफ है। केपी में अगर सब जमातों का मुकाबला है तो इमरान खान से, सिंध में अगर किसी का मुकाबला है तो इमरान खान से, अगर बलूचिस्तान में किसी जमातों का मुकाबला है तो बाकी आप मुझे बताएं बल्दियाती में कराची हैदराबाद कितने। मेरा वो ईसीपी वाला सवाल रहेगा, मैं उस पर भी आती हूँ, उसका जरूर जवाब दीजिएगा बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ वही इदारा जो है इलेक्शन कराएगा भी जिस पर एतराज़ात भी हैं, जिस पर रेफरेंसेस भी आप दायर करने की बात करें। बट अता तारड़ साहब ये जो उन्होंने बात की है, अगेन मेरा सवाल भी पहले यही था कि लीडरशिप का मुल्क में मौजूद ना होना, आपको लगता है कि ऑब्वियसली वो मोराल जो है वो वर्कर का नीचे जाता है, वोटर का। फिर ये बार बार ज़िमनी इलेक्शन की मिसाल हमारे सामने है कि किस तरीके से नून लीग जो है वहां से हार गई ज़िमनी इलेक्शन। सो इस दफ़ा क्या फ़र्क क्या है? क्योंकि आप लोग तो खुद कहते हैं कि ये मुल्क को दिवालिया कर रहे थे, हम आए, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, लेकिन हम तैयार थे पॉलिटिकल कॉस्ट पे करने के लिए। सो आपको जब नजर आ रही है कि आपने पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है, तो उस सूरत में आप जा सकते हैं दोबारा इलेक्शन में और आप ये दावा कर सकते हैं कि आप जीतेंगे? देखिए, एक तो लीडरशिप ने वापस आ ही जाना है। मरीम नवाज शरीफ साहबा सर्जरी के लिए गई थी, उनकी वापसी हो जाएगी। हमजा साहब भी वापस आ जाएंगे, मियां साहब की भी वापसी हो जानी है। पंजाब में किस चीज का मुकाबला है? ये अली ठीक कह रहा है कि मुकाबला जो है वो नून लीग और पीटीआई का होगा, मगर मुकाबला क्या है? 4 साल बुज़दार के और फराग गोगी के, 6 महीने मोनस लाई के और परवेज लाई के। मुझे आप ये बता दें कि क्या इमरान खान साहब को बुज़दार का पोस्टर वो लगाने को तैयार हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि ये बुज़दार का पोस्टर है, ये 4 साल मेरा वजीर आला था, इख्तियार फराग गोगी के पास था, आप इसको वोट दें। हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है 10 साल की हुकूमत के अंदर बहुत कुछ है दिखाने को। पंजाब के अंदर अगर लैपटॉप ना दिए होते तो कोविड में कबाड़ा हो जाता, इतनी हाईवेज ना बनी होती तो कम्युनिकेशन ना हो सकती, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां ना बने होते तो यहां पे क्या हाल होता, फार्म टू मार्केट रोड्स हैं, इतना कुछ है। तो मुझे ये बताएं कि बुज़दार ने 4 साल पंजाब में फराग गोगी के साथ मिलकर कौन से ऐसे मंसूबे लगाए हैं या अवाम को कौन सा ऐसा रिलीफ दिया है जिसका वोट पंजाब में इनको मिल जाएगा? इलेक्टेबल्स की सियासत भी है और परफॉर्मेंस का मुकाबला भी है, और परफॉर्मेंस का मुकाबला 4 साल बुज़दार के, 6 महीने मोनस के वर्सेस 10 ईयर्स ऑफ शहबाज शरीफ, वो मुकाबला है ही नहीं। कहां पे डिफिट तारीफ कर रहा है, कहां पे शहबाज पीर चाइना कह रहा है, कहां पे तुर्क सदर तारीफ कर रहे हैं और कहां पे उस्मान बुज़दार है। अगर तो ये समझते हैं कि इनको इतना वोट बैंक यहाँ पे इजाफा हो गया है तो उस्मान बुज़दार के पोस्टर लगा दें हर हल्के में। देखिए, बट ये तो कह रहे हैं कि कोई टिकट लेने को तैयार नहीं होगा, वो तो आपके 5 एमएलए का ऐसे नहीं है। मैं पिछले 15 साल से हल्कों की पॉलिटिक्स अपनी पार्टी के बिहाफ पे देख रहा हूं। एक सूबाई कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरा छोटा भाई लड़ता है, हमने 15,000 से अल्लाह का शुक्र है पीटीआई को हराया है। देखिए, मैं सारे हल्के मेरी फिंगर टिप्स पे हैं। बिल्कुल पीटीआर नून लीग का मुकाबला होगा, मगर जो तासुर ये दे रहे हैं कि एक वॉक ओवर है, एक वाइप आउट है और इस तरह हो जाएगा उस तरह हो जाएगा, अभी भी एक एक हल्के में, मैं रहीम यार खान से शुरू करूं तो एक एक हल्के में हमारी टिकट के 2-2 एस्पायरेंट हैं। ये पंजाब की पॉलिटिक्स है, ये पावर पॉलिटिक्स है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स है, तो इसके अंदर तो परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। अब अगर इमरान खान साहब हर इलेक्शन में तो नहीं खड़े हो सकते, वो अलग बात है कि हकीम बलोच ने कराची में उनको हरा दिया, शाह महमूद कुरैशी की बेटी इन्हीं बाई इलेक्शंस के अंदर मूसा गिलानी से हार गई। अब हमारी शजरा मनसब को ये 10,000 15,000 की या 5,000 की बात कर रहे हैं, ननकाना में इमरान खान ने शजरा मनसब को 7,000 से हराया है। अगर ब्रिगेडियर एजाज शाह होता, कैंडिडेट्स जीत पाएंगे या नहीं? अब ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब होते अगर शजरा मनसब के खिलाफ, मैं गारंटी करता हूं अल्लाह के फजल से उसने जीतना था। अब इमरान खान फर्स्ट ईयर का चेयरमैन अपनी पार्टी का हमारी 3rd ईयर की कैंडिडेट को हरा रहा है, तो हर जगह तो ये नहीं होगा। फरूख हबीब की बहुत रिजेंटमेंट थी फैसलाबाद में, फरूख हबीब के खिलाफ सारे फैक्शंस इकट्ठे थे, मगर फरूख हबीब को टिकट नहीं मिला, खान साहब खुद आ गए, लीडर को वोट डल जाता है। मगर क्या पंजाब के हर सूबाई हल्के में इमरान खान साहब खड़े होंगे? दैट्स अ क्वेश्चन, और इसमें आंसर इज नो। आपको कैंडिडेट चुनने पड़ेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जब ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे तो हम भी यही सवाल करते थे कि खान साहब भी सारे हल्कों में खड़े होंगे। इमरान खान खड़े हुए थे सारी सीटों पे। 17 जुलाई को पंजाब के अंदर जो एमपीए की सीट्स थी उसमें इमरान खान खड़े हुए थे। कौन खड़ा हुआ था? हमारे कैंडिडेट्स खड़े हुए थे। और इनकी इधर तरफ क्या था, पूरी पीडीएम एक तरफ थी और तहरीक इंसाफ एक तरफ थी, 85% सीटें लगा के वो मारा इनको हमने।
और दूसरी तरफ हल्के चूज करके जहां कम तादाद में आप कम वोटों से जीते हुए हैं उनके इस्तीफे मंजूर करके और वहां आपने इलेक्शन कराया। आप खड़ा करा लेते, हमने रोका था कि उधर शहबाज शरीफ ना खड़े हो, उधर हमजा शहबाज ना खड़े हो। आपका लीडर तो सामना करने से डरते हैं, वो पाकिस्तान आने से नहीं डर सकते, इलेक्शन क्या लड़ेंगे। और दूसरी, अगर आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने मुल्तान के हल्के की बात की, तो आइंदा पे शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की अपनी तस्वीरें ना लगाइएगा बैनर पे, फिर जरदारी साहब की लगाइएगा, क्योंकि जीती तो पीपल्स पार्टी है, पंजाब में भी जीती है हमारे मुकाबले में और सिंध में भी जीती। तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस का है। जब हारे तो पीडीएम हारे, जब हारे तो पीडीएम हारे, जीते तो नून लीग जीते, इस तरह तो नहीं है। अच्छा। इनको तो एक सीट नहीं मिली खुदा ना का। और अभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस 10 साल की आयरा सर्वे है, वजीर आजम है, आपको पता है क्या रेटिंग आई है उनकी कि कौन मुल्क को सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है? 0। नवाज शरीफ की 16%, बिलावल भुट्टो की 2%, 1% और जरदारी साहब की 2%। ये भी आया, इसका सर्वे आया। इमरान खान की 56%। यही हालात, इनका यही हालात इलेक्शन के अंदर होंगे। और ये समझ रहे हैं परफॉर्मेंस, लेकिन अब देखना ये ना कि दोनों जमातें क्या अपनी गलतियों से सीखें या नहीं सीखें। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि 2018 में टिकटॉक की परफॉर्मेंस की बात करता हूँ ना, अभी परफॉर्मेंस की बात करता हूँ। यही 4.25 साल है पाकिस्तान, पंजाब बेसिकली डोमिनेट करता है क्योंकि एग्रीकल्चर को। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा 4.4% ग्रोथ छोड़ के गया है बुजदार। पाकिस्तान तारीख की सबसे पहला सेहत प्लान देके गया है बुजदार कि आपके पूरे पंजाब के 12 करोड़ लोगों को सेहत सहूलत कार्ड मौजूद है, 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस उनके पास मौजूद है। अच्छा। यही हम क्लाइमेट चेंज करके गए, यही 4 बड़ी फसलें करके गई हैं, यही जिस फैसलाबाद की यह बात करें, पता कितने वोटों से आ रहे हैं? 25,000 वोटों से आ रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है। आबिद शेर अली को स्पेशल बुलाया गया, दोनों की सुलह कराई। अच्छा, फिर मार खाई। चलिए मुझे ब्रेक लेनी है। मतलब अता तारड़ साहब, आपके सवाल का जवाब आ गया। बुज़दार साहब के हवाले से उन्होंने बताया उनकी यानी तस्वीरें होंगी पंजाब में इलेक्शन कैंपेन के दौरान। जरदारी की लगाई, जीत तो वो रहे ना, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तो आ रहे हैं। मुझे ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मेरे पास अताउल्लाह तारड़ साहब भी हैं, अली नवाज अवान साहब भी हैं। अली नवाज अवान साहब का ताल्लुक खुद इस्लामाबाद से है। अताउल्लाह तारड़ साहब आपके पास लॉ भी है, इंटीरियर भी हैं। एक वाकया जो कि ऑब्वियसली मैं आप दोनों के सामने रखना चाह रही हूँ कि जो कि अभी 10 जनवरी को यहाँ इस्लामाबाद में हुआ है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि आपस में चपकलिश चल रही है, इलेक्शन होते हैं नहीं होते, पंजाब कौन जीतेगा, KPK कौन जीतेगा, दोबारा कौन आएगा, ये चीज़ें चलती जा रही हैं। हुकूमत के बदले हुए 9 महीने इस वक्त हो गए हैं। ऑब्वियसली हुकूमती लोग खुद मानते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन अताउल्लाह तारड़ साहब प्लीज़ ये देखिएगा कि इस्लामाबाद का जो अमन व अमान है, जो कैपिटल है, वो कितना ख़राब होता चला जा रहा है। 23 साला एक लड़का सद्दाम शौकत, एक गरीब बच्चा, गरीब घराने से उसका ताल्लुक, जो कि बाइक राइडर था, बाइकिया चला के अपना गुजर बसर करता था इस्लामाबाद के एक इलाके में। और ये मोटरवे चौक बताया जा रहा है। ऑब्वियसली हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो ज़्यादा इसको बेहतर अंदाज में बता भी सकेंगे। वो सवारी लेके जा रहा था, जबकि उसको रोका गया। डकैती की वारदात थी, मज़ाहमत की गई, उससे बाइक छीनने की कोशिश की गई, उस बच्चे की तरफ से मज़ाहमत हुई, उसको गोलियां मार दी गई था तारड़ साहब। उसको वहीं पर मौत के घाट उतार दिया गया और उसकी बाइक लेकर चले गए। अभी आप क्या कहेंगे इस पे अताउल्लाह तारड़ साहब? पहले आप फरमाइए, फिर मैं अली नवाज अवान साहब की तरफ आती हूँ। ये इस्लामाबाद की आपके कैपिटल की हालत है, हम तो सियासत करते रहेंगे। ये बहुत ही अफसोसनाक है और मैं ये समझता हूँ कि जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस्लामाबाद के अंदर जो टीम इस वक्त मौजूद है पुलिस की, देखिए अकबर नासिर जो IG हैं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने सेफ सिटी का प्रोजेक्ट, जिसपे हर हुकूमत नाज करती लगाया हमने था, मगर PTI की हुकूमत ने भी उसको हमेशा जो है उस प्रोजेक्ट को हमेशा प्रोजेक्ट किया है। अकबर नासिर वो शख्स हैं, एक क्राइम फाइटर हैं जिन्होंने वो प्रोजेक्ट खड़ा किया था। फिर सुहेल जफर चट्टा जो DIG ऑपरेशन हैं, वो जाने जाते हैं क्राइम फाइटिंग के लिए पूरे पंजाब में, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने छोटू गैंग का मुकाबला किया। छोटू आज भी जेल में सड़ रहा है क्योंकि सुहेल जफर चट्टा ने उस गैंग को बस किया था। तो मैं भी दोनों से इस पे बात करूंगा और इसको इंशाल्लाह एक टेस्ट केस बनाएंगे। और ओवरऑल भी बिल्कुल कंसर्न है कि क्राइम रेट जो है वो ऊपर जा रहा है।
तो इस हवाले से जो हो सकेगा क्राइम रेट बढ़ रहा है और ये जिस तरीके से आई थिंक तीसरी चौथी कत्ल की वारदात है, दिन दिहाड़े एक गरीब बच्चे को बाइक राइडर सवारी लेके जा रहा है और मौत के घाट उतार दिया गया। बहरहाल अली अवान साहब इस पे कमेंट। मैं कहूँगा जितना ये तो मैं आपको अपने बताता हूँ। 3 दिन पहले मेरे घर गेस्ट है और थोड़ी देर बाद मुझे पता चला जी वो बाहर वॉक के लिए गए थे, मेरी स्ट्रीट के अंदर उसकी स्नैचिंग हुई है। मेरी स्ट्रीट के अंदर मेरे पास उसकी वीडियोस मौजूद है। अच्छा। सीसीटीवी कैमरा की। ये पूरे इस्लामाबाद के अंदर हुआ है और कोई देखिए मसला ये है कि कोशिश बिल्कुल कर रहे होंगे, बट चीज़ है जब आपने अपनी पुलिस का काम सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे लगाया हुआ। मेरे जैसे आदमी पे 50 पर्चे मैं सुबह रोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट होता हूँ। आपकी सारी की सारी तवज्जो पॉलिटिकल लोगों को पकड़ने की है। जैसे अतातुर्क खुद कहता है कि मेरे पास हर पॉलिटिकल आदमी की उसकी जियो फेंसिंग हुई है, उसकी मेरे पास लोकेशन मौजूद है। उन लोगों की मौजूद नहीं है जो इनका अपना असल काम है पुलिस का, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का अपना काम है कि आप वो काम तो करें। ये तो आप सिर्फ एक वाकया रिपोर्ट हुआ है, ये क्योंकि हाईलाइट हुआ है। ये डेली में हमारे टाइम के अंदर आपने नाके खत्म कर दिए थे इस्लामाबाद के अंदर। आप इस्लामाबाद के अंदर एंटर होना मसला हुआ है। के साथ मुझे उस टाइम पे भी याद है, मैंने काफी प्रोग्राम्स किए, उस टाइम पे भी क्राइम रेट बढ़ रहा था आपके दौरे हुकूमत में। हमने नाके खत्म कर दिए थे, इस्लामाबाद में कोई नाका नहीं था। दूसरी तरफ दूसरी वजह सुने, दूसरी वजह उसकी क्या है कि जब 32% में महंगाई हो जाएगी, जब लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा, जो ऑलरेडी रोजगार था वो खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि आप किस तरह इन चीजों को रोक सकेंगे। आपने दोनों तरफ काम करना है, एक एम्प्लॉयमेंट भी देनी है और उसके बाद कोई इस तरह की हरकत करे, उसके साथ फिर आपने पूरी तरह उस पर कार्रवाई भी करनी है। ये दोनों तरफ अनअटेंडेड जा रहा है, ना एक तरफ रोजगार की तरफ जा रहा है। अगर इन चीजों को सामने रखते हैं तो ऑब्वियसली हम कहते हैं कि जी इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है कि होना क्या है। अतातुर्क साहब, ये चीज ऑब्वियसली ये एक आर्गुमेंट के तौर पे पेश की जाती है कि जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डेफिनेटली नहीं आएगी। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और उसका कंसर्न बहुत ही ज्यादा एक बड़ा गहरा कनेक्शन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी से भी है। मुझे बताइएगा कि अब आप लोगों का जो भी दोनों सियासी जमातों की चपकलिश चल रही है इलेक्शंस के हवाले से, आप लोग कल को दोबारा कोई भी हारने वाली जमात सड़कों पर नहीं आएगी? मैं बार बार ये सवाल अपने तमाम लोगों से जानने की कोशिश करती हूँ कि उसका आप लोगों के पास क्या मैकेनिज्म है, क्या लाहे अमल है। कल को एक कहती है जमात ईवीएम पे एतबार है, एक कहती है ईवीएम पे एतबार नहीं है, जो हारेगा वो बाहर धरने दे रहा होगा। ये किस तरीके से आप चीज कर पाएंगे? कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो मुल्क में नजर नहीं आ रहे अभी तक। देखिए ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए हमने तो बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत दिया। 2013 का इलेक्शन जीतने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब सबसे पहले बनी गाला गए, इमरान खान साहब से मुलाकात की। जब उस इलेक्शन के दौरान वो लिफ्टर से गिरे, अपनी इलेक्शन कैंपेन को मुअत्तल किया और इलेक्शन कैंपेन को मुअत्तल करने के बाद शौकत खानम जाके उनकी मिजाज पुरसी की। तो हमने तो बड़े अच्छे मेजर्स लिए हैं इस हवाले से, मगर हमेशा चोर डाकू हाथ ना मिलाओ मिलो ना, ये इल्जामात इमरान खान साहब की तरफ से आते रहे हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल लगता है। और देखिए स्टेबिलिटी तब आती है जब आप संजीदगी से स्टेप्स लेते हैं। अब ये सारे मामलात ओवरनाइट तो नहीं खराब हुए, 4 साल लगे हैं इमरान खान साहब के, जिसमें वो सिर्फ तर्जमानों के इजलास करते थे, किसी किस्म का कोई मेजर नहीं लिया गया। आप सेफ सिटी का कोई बढ़ा देते स्कोप इस्लामाबाद के अंदर, कोई क्राइम के हवाले से काम करते, कोई रोजगार के हवाले से काम करते। वो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां किधर गई? वादे तो उन्होंने किए थे। हमें तो 8 माह हुए, इस दौरान जो हो सका है वो किया है। अब पेड कैंपेन चल रही है कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं डिफॉल्ट वाली सूरत हाल ही नहीं है। अगर होती तो जिनीवा कॉन्फ्रेंस में 9.7 अरब डॉलर की प्लेजेस ना आती। अगर होती तो यूएई के रूलर और प्रेसिडेंट जो हैं वो 2 अरब की ग्रांट को रोल ओवर करके उसमें 1 अरब डॉलर का इजाफा ना करते। अनप्रेसिडेंटेड बाहर के विजिट्स जा रहे हैं, वहां से एक अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिल रही है, वो फ्लड के हवाले से हो। मगर अगर आप IMF को खत लिखेंगे कि हमारा मुआहदा ना करो, आप जब खुद इक़्तिदार से निकल के दूसरों को साबोटाज करेंगे, ये फिर इस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती मुल्कों के अंदर। तो फिर होगा। राइट, लास्ट कमेंट अली अवान साहब फरमाइएगा कि मुझे आप लोग साथ बैठेंगे नहीं? हम तो बैठे, मैं आपको बता देता हूं। के लिए कैसे तैयार फिर एक बयानिया बनाने की कोशिश करता है। तरीका है, यमन फौज जानी थी, हम धरने के अंदर बैठे हुए थे, हम गए असेंबलियों के अंदर के नहीं है। इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी बनाई थी 2017, हम उसके अंदर बैठे के नहीं बैठे। असद उमर ने इजलास के अंदर खड़े होके इसहाक डार ने 0.6% विड्रॉल पे लगाया था, हम उसके साथ खड़े हुए कि नहीं हुए? जो अच्छी चीज होगी हम उसके साथ खड़े होंगे। ये नहीं होगा कि आप ये कहें कि नैब के अंदर अमेंडमेंट ले आओ, जो अभी आप लेके भी पर्सन स्पेसिफिक और इमरान खान आपके साथ बैठ जाए। आज भी आपके पास मौका है, आप करें, आप डेट दें इलेक्शंस की,
हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। आप कहते हैं असेंबली में इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करने हम आपके साथ तैयार हैं। तो जा रहे हैं ना वापस नौकरियों की जो करोड़ नौकरियों की ना आपने इकोनॉमिक सर्वे दिया है लास्ट ईयर हमारा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आखिरी साल में 55 लाख नौकरियां मिली हैं। उसी के अंदर लिखा हुआ है कि 6% ग्रोथ हुई है। मुझे बताएं उसी के अंदर लिखा हुआ है कि आप जा रहे हैं ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो काय वजीर आजम को लेने के लिए सदर साहब, उसी के अंदर लिखा हुआ है कि 4.4 पे एग्रीकल्चर गई है। अली नवाज कोई किसी की बात नहीं सुनेंगे, बिलियन पे चली गई है। एक्सपोर्ट 8.5 अरब से बढ़ के 32 अरब डॉलर पे। ये मैं नहीं कह रहा, आपने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। चलिए मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, चलें 50 सेकंड्स हैं, जल्दी से बता दीजिए। नेशनल असेंबली में वापस जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आज ही अनाउंस कर दें इलेक्शन डेट्स, हम चले जाएंगे। ठीक है, अता तारिक साहब अनाउंस करें डेट ताकि ये आ जाए। देखिए कौमी असेंबली के इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, मजीद स्टेबल करेंगे और ग्रांट आएगी और एड आएगी और इंशाल्लाह मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करके अपने मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन में जाएंगे। बाकी इसके थोड़ी इलेक्शन होने हैं। राइट, आप कह रहे हैं कौमी असेंबली का इलेक्शन आप कह रहे हैं अपने वक्त पर होगा। आई हैव टू वाइंड अप हियर, अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारिर साहब आपका, अली नवाज साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।